फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, दैट इज स्टडी नोट 3 ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ सीएमए फाइनल। सो ऑलरेडी 3 क्लासेस हम लोगों ने कवर कर लिया है। टुडे इज द 4th क्लास। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो जिन लोगों ने भी अर्लियर वीडियोस नहीं देखा है, प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग देख लीजिए। एंड ये नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज योर परसेंटेज मेथड, सेकेंड वन is your diagrammatic method, and third one is your expenditure method. Diagrammatic method is again of 2 types, point method and arc method. So basically there are 4 types of method: percentage, point, arc and expenditure method. So exam में आपको ज़्यादातर questions पूछते हैं ये percentage method से कुछ questions और point method से। point method से आप लोग का ज़्यादातर questions आता है। ओके, आर्क मेथड से 1-2 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में, बट पॉइंट मेथड में आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड आज की वीडियो से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज का वीडियो आप लोग कंप्लीटली शांति से बैठ के देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है गाइस, मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करा रही हूँ। इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। याद आ रहा है आप लोग को मैंने क्या कहा था? इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसकी रिस्पॉन्सिवनेस? डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस। किसके लिए? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। राइट, तो बेसिकली हम लोगों ने ये तो डेफिनेशन पढ़ा था। इलास्टिसिटी क्या होती है? डिमांड का चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और इनकम ऑफ ए कमोडिटी और क्रॉस डिमांड। राइट, सो नाउ क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? हम लोग बेसिकली इसको कैसे लिखते थे? ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राइट, ये हम लोग ऐसे लिखते थे। सो ये क्या डिनोट करता था इलास्टिसिटी? अगर आपकी प्राइस में चेंजेस होती है देन देयर विल बी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड जो चेंज होगा वो चेंज कितने से होगा वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता था। इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। राइट, एंड इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड किए थे इन डिफरेंट कैटेगरी। राइट, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। राइट, तो ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है, 5 टाइप्स के ये थे। राइट, सो नाउ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये जो इलास्टिसिटी कैलकुलेशन होता है, पहले हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू। नाउ इसके जो वैल्यू होते हैं वो वैल्यू हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का बेसिक समझ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Valuation of elasticity of demand. Okay, so the first method we use is percentage method. And percentage method guys, अगर आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे तो we have already studied the percentage method. Right, मैंने अभी भी आप लोग को यहाँ पे बताया क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो दिस मेथड इज ऑलरेडी कवर्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए। अगर आप लोग का प्राइस पहले था 100 रुपीज़ एग्जाम्पल, एंड क्वांटिटी डिमांडेड आप लोग कर रहे थे 10 यूनिट्स, बट नाउ P2, दिस इज P1, बट P2 नाउ द करेंट प्राइस इंक्रीजेस टू 150 एंड द डिमांड डिक्रीजेस टू 7 यूनिट्स। ओके, so calculate the price elasticity of demand using percentage method. Okay, so it is very easy. delta q by delta p into p by q डायरेक्ट फार्मूला भी डाल सकते हैं, और फार्मूला डेरिवेशन में हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो डेल्टा q इज चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज 10 minus 7 is 3. डेल्टा p क्या है? 100 minus 150 is 50
into P by Q, that is original price by original quantity, 100 by 10. So it is 0.6 माइनस सिंबल. वाई दिस इज माइनस, मैंने ऑलरेडी बताया है क्यों होता है. इसका मतलब ये ओनली इनवर्स रिलेशन डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, कभी भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता. इनवर्स रिलेशन है, इफ द प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज, राइट. सो इलास्टिसिटी तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, लेकिन ये डिमांड एंड प्राइस के बीच में जो इनवर्स रिलेशन है इसको बताने के लिए यहाँ पे माइनस सिंबल दी जाती है. सो इट डिनोट्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी देन डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी देन डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, इसीलिए यहाँ पे माइनस सिंबल रहता है, राइट. सो परसेंटेज मेथड इज क्लियर. बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 1-2 एग्जाम्पल लेके किया है, राइट. इसके बाद आइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक मेथड. ओके, सो डायग्रामेटिक मेथड में 2 टाइप का होता है. पहले होता है आप लोग का आर्क मेथड एंड सेकेंड वन इज योर पॉइंट मेथड. ओके, सो पॉइंट मेथड क्या होता है गाइस, देखिए सपोज एक डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है 0, यहाँ पे आपका क्वांटिटी, यहाँ पे आपका फैक्टर दैट इज प्राइस. ओके, पॉइंट मेथड कहाँ पे यूज होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार खरीदा. ओके, एक बार समझो, मैंने एक कार खरीदा, मुझे एक कार खरीदना है, वो कार के प्राइस 10 लाख है, ठीक है. नाउ मेरा सप्लायर मुझे बोल रहा है कि मैम कार का प्राइस कम हो गया है. आई सेड व्हाट, कार का प्राइस कम हो गया, देन तो मुझे जल्दी जल्दी खरीदना है. जब मैं गई खरीदने, वो मुझे बोलता है, मैंने बोला आपने तो बोला था कार का प्राइस कम हो गया है. तो उसने कहा कि हाँ मैम कम हुआ है ना, कार का प्राइस 100 रुपीज़ से कम हुआ है. ओके, सो इस वो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को कितना इम्पैक्ट करेगा. ओके, सो इन दैट केस द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल कम इनटू पिक्चर. ओके, सो कैसे आता है, देखिए मेरा कार का प्राइस था 10 लाख रुपीज़. ओके, एंड ये कार के प्राइस में मैं 2 लेने वाली थी, 2 कार खरीदने वाली थी, एक मेरे भैया के लिए और एक मेरे खुद के लिए. ओके, सो व्हेन इट विल मीट एट दिस पॉइंट, राइट. बट अभी वो क्या बोल रहा है, मेरा कार का प्राइस कम हो गया. बट मेरा कार का प्राइस कितने से कम हुआ गाइस, मेरा कार का प्राइस कम हुआ 100 रुपीज़ से. सो इट इज़ ए पॉइंट, मतलब ये भी बस बताने के लिए मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ, अदरवाइज ये और ऊपर जाना चाहिए, राइट. सो सपोज 100 इज द दिस मच डिफरेंस. सो 100 रुपीज़ से मेरा कार का प्राइस कम हो गया, राइट. सो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड कितने से कम होगी, आई होप यू आर एबल टू सी द रेड लाइन. ओके, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से कम होगी, बहुत कम से, बहुत कम से. मैं जितना लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना वो भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी कम. ओके, सो इन दिस केस दिस टाइप, ये जो इसके बीच में जो चेंजेस है, इसके बीच में जो चेंजेस है, ये चेंजेस को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड. ओके, एंड हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. सो पॉइंट मेथड रीड कीजिए. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेथड. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गाइस, देखिए ये अगर मैं इसमें डिमांड कर्व ड्रॉ करूं, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा खैर, अगर डिमांड कर्व हम लोग का ऐसे होता है, ओके, तो ईच पॉइंट पे एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. ईच पॉइंट पे मैं थोड़ा गैप देके कर रही हूँ, विदाउट गैप. ईच पॉइंट पे तो ऑन एनी पॉइंट कुछ मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए ये पॉइंट सब क्रिएट होंगे, बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए जैसे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं. ओके, मतलब क्वांटिटी में जहाँ पे चेंजेस ही नहीं होगा, बहुत मिनिमम चेंजेस होगा. डिमांड कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोप रहेगा, राइट, ऐसा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा. सो ईच पॉइंट पे आप अगर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन दैट केस हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करेंगे, ये बोलना चाहते हैं. इज इट क्लियर. देखिए
This method is basically used where there is a very small change in price and quantity demanded. I have already told. Example भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. If the price of a car worth rupees 10 lakh will be reduced by rupees 100, then how much there will be change in the quantity demanded for the car, right? So very small change or no change, right? So यहाँ पे also I have drawn the same diagram, but यहाँ पे ये red वाला थोड़ा सा visible नहीं है, मैं इसको black कर देती हूँ, ठीक है? सेम एग्जाम्पल सेम डेटा मैंने लिख दिया है आप लोग के नोट्स के लिए, ताकि आप लोग को ईजी रहे बाद में जब पढ़ोगे तो रिकॉल करने के लिए, ठीक है? देन इन सच केसेस वी यूज पॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एंड डेरिवेटिव कम्स इनटू पिक्चर. आप लोग जो अभी तक बोल रहे थे मैम प्रैक्टिकल सम्स करवाइए, यहाँ पे डेरिवेटिव्स यूज होते हैं. सो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स के ऊपर कंप्लीट लेक्चर मैं आप लोगों को कल अपलोड कर दूंगी. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, कैसे हम लोग डेरिवेटिव मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, उसका एक ओवरऑल आइडिया मैं आप लोग को पहले शेयर कर दूंगी, सो दैट प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सो फिर भी अभी आया है तो मैं बोल दे रही हूँ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. कोई भी अभी रेट ऑफ चेंज ही तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस. बट व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटे छोटे चेंजेस जब होते हैं ना, तब हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, ठीक है? So to express the rate of change in any function, the derivative has been introduced, which involves a very small change in the dependent variable with reference to a very small change in the independent variable, right? So यहाँ पे क्या एक वर्ड यूज किया, functions. Functions क्या है? अभी देखो मैं आपको अगर बोलूँगी कि क्वांटिटी 2 से 3 हुआ एंड प्राइस 5 था, 5 से 7 हो गया, ओके? और 5 से 7 हो गया और 7 से 5 हो गया, सॉरी. When the price falls, 7 से 5 हो गया, quantity increases, okay? This is for quantity, this is for price. So in such cases हम लोग percentage method यूज करके निकाल लिए, because all the values are given. Q1, Q2, P1, P2 आपको दिया गया, percentage method से कैलकुलेट कर लिए. बट जहाँ पे आपको किसी एक का वैल्यू नहीं दिया होगा, इधर डिमांड का फंक्शन दिया होगा और प्राइस का फंक्शन दिया होगा. व्हेन देयर इज फंक्शन इज गिवन, एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, या फिर ओनली एक ही क्वांटिटी दिया रहेगा, प्रायर क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा. इन दैट केसेस जहाँ पे फंक्शंस आ गए, वहाँ पे चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स यूज करेंगे. फर्स्ट थिंग, ओके, फंक्शंस इन एनी फंक्शंस ऑफ द डेरिवेटिव्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच इन्वॉल्व्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. अब डिमांड एंड प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिमांड है. Q is the dependent variable, right? किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्राइस है. सो प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड में चेंजेस आएंगी, राइट? और उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेरिवेटिव्स का. इज इट क्लियर? तो आपके बुक्स में जो सम्स है ना, इसी के ऊपर बेस्ड है, डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है? सो देखिए, अभी पॉइंट इलास्टिसिटी में 2 टाइप के होते हैं, ओके? सो आपको डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता है और फंक्शनल फॉर्म में भी दे सकता है. डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शंस के फॉर्म में है तो हम लोग डेरिवेटिव्स यूज करेंगे, ठीक है? सो ये डिमांड कर्व है और इसका एक पॉइंट, सपोज पॉइंट ए पे मैं आप लोग को पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने के लिए बोल रही हूँ, पॉइंट ए. सो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाइए. फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो मैथ्स का पार्ट है. यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? अभी ए से लेके सी तक इट इज ए सेगमेंट, राइट? इट इज ए सेगमेंट एंड ए से बी भी सेगमेंट है, बी से भी सेगमेंट है, राइट? सो ए पॉइंट पे पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ओके? ए का लोअर सेगमेंट क्या है? ए सी, एंड अपर सेगमेंट क्या है? ए बी. सो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? ए सी बाई ए बी, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ओके? इतना ही आपको याद रखना है. फॉर पॉइंट ए सी इज द लोअर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट क्या है? ए सी, एंड ए बी इज द अपर सेगमेंट. सो फॉर्मूला फॉर द पॉइंट इलास्टिसिटी इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ओके? सो देखो, अभी ए अगर मिड पॉइंट है, इफ ए इज द मिड पॉइंट, देन वैल्यू क्या होगा? ए सी बाई ए बी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ए सी भी सेम होगा, ए बी भी सेम होगा. इफ ए इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. अगर ए को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, ओके, तो इसकी लोअर सेगमेंट क्या हो गई? ये A1 सपोज मैंने दे दिया, A1C,
और अपर सेगमेंट क्या होगी A1B, बट A1C क्या है, थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेरिजन टू A1B, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 आएगी, क्योंकि A1C बड़ा है, लोअर सेगमेंट बड़ा है। अगर मैं A2 को थोड़ा सा नीचे ले आऊं, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A2C डिवाइडेड बाय A2B, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर मैं आपको बोलूं आप पॉइंट B पे पॉइंट इलास्टिसिटी निकालिए, बिकॉज पॉइंट इलास्टिसिटी वी कैन कैलकुलेट ऑन ईच पॉइंट, ओके, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो पॉइंट B पे निकालेंगे तो B का लोअर सेगमेंट क्या है, BC, यहां से लेके यहां तक इसका लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट मतलब नीचे का पार्ट, ओके। सो क्या होगा, BC डिवाइडेड बाय इसका अपर पार्ट क्या है, अपर में तो कुछ है ही नहीं, लास्ट में तो B है, तो कुछ नहीं है, मतलब नील मैंने लिख दिया सपोज, तो ये क्या होगा, 0। सो समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनाइट। सो एट पॉइंट B पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगा, इन्फिनाइट। वैसे ही पॉइंट C पे अगर हम निकालेंगे इसका लोअर सेगमेंट, इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है, बट इसके ऊपर क्या है, CB और BC, राइट। तो 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0, राइट। सो ये 5 टाइप्स के होते हैं आपके पॉइंट इलास्टिसिटी, इसके वैल्यू 5 टाइप्स के होते हैं। सो इज इट क्लियर, फॉर पॉइंट ए AC इज द लोअर सेगमेंट, ये मैंने पूरा कंप्लीट लिख लिया, रीड कर लेना। इन सच केसेस द वैल्यू कैन बी इन्फिनाइट, 0, मोर देन 1, लेस देन 1 और 0। इज इट क्लियर गाइज। बट जब आपको पॉइंट इलास्टिसिटी में वैल्यू दे दिया होगा, A का वैल्यू, A1 का वैल्यू, C का वैल्यू, या फिर A2C का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A1C का वैल्यू, इन दैट केस आप ये फॉर्मूला डाले, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट एंड द वैल्यू विल बी डिराइव्ड, वैल्यू आ जाएगा। बट जहां पे फंक्शंस दिया रहेगा वहां पे आप लोग कैसे करेंगे, जहां पे भी कोई भी मेथड पे अगर फंक्शन आ गया, हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। ओके, देखते हैं डेरिवेटिव्स कैसे यूज होता है। सो इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन, हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी। अगर डिमांड का फंक्शन आपको दे दिया, जहां पे भी आपको फंक्शन दे दिया वहां पे आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक डिमांड फंक्शन आपको दी गई है, Q इज इक्वल टू -100 + 20p। ओके, सो फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी इफ प्राइस इज 10। अगर प्राइस 10 है तो प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे इजी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। सो कैन वी यूज दैट फॉर्मूला हियर, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको क्वांटिटी इज इक्वल टू -100 + 20p दिया है एंड p इज इक्वल टू 10 दे दिया है, तो क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। p की जगह आप 10 डाल दीजिए। सो 25 × 10 इज 250, -100 + 250 इज +150, सो 150 हो जाएगा आप लोग का क्वांटिटी। सो बेसिकली आप लोग को क्वांटिटी एंड प्राइस मिल गया, क्वांटिटी 150, प्राइस इज 10, बट स्टिल कैन वी यूज द परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या था, डेल्टा Q बाय डेल्टा P, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। बट ओरिजिनल क्वांटिटी तो दिया ही नहीं है, ओरिजिनल प्राइस तो दिया ही नहीं है, हम लोग कैसे चेंजेस निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, तो परसेंटेज मेथड यूज नहीं हो सकता। हम लोग अभी क्या करेंगे, डायग्रामेटिक मेथड में हम लोग आएंगे, पॉइंट मेथड पे। सो फंक्शंस व्हेन गिवन वी यूज द डेरिवेटिव्स, यहाँ पे हम लोग को डेरिवेटिव्स यूज करना पड़ेगा। ओके, देखो अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, ईडी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपन प्राइस बाय क्वांटिटी। सो वी कांट अप्लाई दिस, हेंस डेरिवेटिव ईडी इज इक्वल टू dq बाय dp इंटू p बाय q। सो अब डेरिवेटिव्स का ये फॉर्मूला है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। ये कुछ नहीं बताता, हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा q बाय डेल्टा p इंटू p बाय q, राइट। सो चेंज इन नथिंग बट डेरिवेटिव भी स्मॉल चेंज ही बताता है, राइट। सो डेल्टा की जगह हम लोग लिखेंगे d, डेरिवेटिव ऑफ q डिवाइडेड बाय dp इंटू p बाय q। इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। ओके, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे, यहाँ पे आंसर क्या होंगे, d बाय dp ऑफ व्हाट, q। q क्या है, q इज द फंक्शन, q इज इक्वल टू -100 + 25p था, राइट, इंटू p बाई q, राइट। सो यहाँ पर भी आप लोग बोलेंगे मैम हमको डेरिवेटिव आता नहीं है। सो डोंट वरी, डेरिवेटिव के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर मैं दे दूंगी। अगर कंफ्यूजन हो रहा है 2 मिनट स्किप कर दीजिए, इसको सॉल्व मत कीजिए, बट मैं क्योंकि आप फाइनल्स के स्टूडेंट है, मैं बता दे रही हूँ इसका आंसर क्या होगा।
ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउ डेरिवेटिव ऑफ, जब भी ऐसे आएगा आप लोग का कोई भी चीज का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे 100 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ 100 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 25p इंटू पी बाई क्यू, ये तो अलग से है p बाई क्यू, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, अभी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 3, डेरिवेटिव ऑफ 5, मतलब डेरिवेटिव ऑफ c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 25p, 25p का डेरिवेटिव होगा 25 इंटू p बाई क्यू, दैट इज 10 बाय 150, here the value will be 1.67 or you can put a minus sign over here. Derivative is positive but क्योंकि elasticity of demand denote कर रहा है, that's why you put a negative sign. So अभी आप लोग बोलेंगे मैम इसका 25p का डेरिवेटिव 25 क्यों हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला एंड कैसे हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप लोग आर्क मेथड पे। सो आर्क मेथड बहुत ईजी है, इट इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट ऑफ द परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते थे, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस बाय क्वांटिटी, राइट, ये हम लोग निकालते थे। बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, ये परसेंटेज था, राइट, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी और Q1। परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए क्या करते थे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P1 दैट इज ओरिजिनल प्राइस इनटू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। सो इन दिस केस आप लोग क्या कीजिए, Q1 जहां पे भी आप लोग जहां यहाँ पे आप लोग एवरेज ले लीजिए, ओके, ओरिजिनल प्राइस नहीं लेके एवरेज ले लीजिए। Q1 के बदले आप लोग ले लीजिए Q1 प्लस Q2 बाई 2 एवरेज, एंड P1 के बदले ले लीजिए P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। बाकी सब सेम रहेगा। चेंज ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, देखिए कैसे डिराइव हुआ है, डेल्टा Q बाई Q1 प्लस Q2 इंटू यहाँ पे क्या था, चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा Q बाई Q1 प्लस Q2 बाई 2, और अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो क्या होगा, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा चेंज इन P, so delta Q by Q1 plus Q2 into P1 plus P2 by delta P, so the formula will be this. I hope इतने मैथ्स आप लोग को आते हैं कि आप लोग सॉल्व करके निकाल सके, अगर सॉल्व करके नहीं निकाल रहे तो दिस इज द फॉर्मूला, याद कर लीजिए, ओके। एंड द लास्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड गाइस, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, राइट। अभी भी हम लोग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ही रिलेशन निकालेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। सो पहले यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को डिमांड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोर्स देगा, बट हम लोग इनडायरेक्टली नाक को पकड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं पकड़ के। सो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन निकालेंगे, एंड देन हम लोग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इन दैट बेसिस हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, ओके। सो एक हियर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज डिटरमिन्ड, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में देख के हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट एक्स का प्राइस दिया है, ओके। प्रेजेंटली इसको आप लोग हाइड कर दीजिए, ये हाइडेड है, दिस पार्ट इज हाइडेड, ओके। सो प्राइस है 10, जब प्राइस 10 है आप लोग का क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, व्हेन द प्राइस इज 10 क्वांटिटी डिमांडेड इज 1। जब प्राइस डिक्रीज हुआ 10 to 8, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 1 to 2। प्राइस अगेन डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड अगेन बढ़ा, प्राइस अगेन डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड अगेन बढ़ा। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता गया अप टू 1, क्वांटिटी डिमांडेड 1 to 11 आप लोग का बढ़ता गया, ओके। सो यही तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम परसेंटेज मेथड लगा के भी इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में बोलेगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके करो, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके ही करना पड़ेगा। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दीजिए।
अगर प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा? 10 × 1 इज 10। अगर प्राइस 8 है, क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? 16। अगर प्राइस 6 है, क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? 18। एज्यूमिंग कि इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, ओके, कॉस्ट पे। अब ये मत पूछना मैम सेल प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंडिचर कैसे होता, तो रेवेन्यू होगा, ठीक है। सो एज्यूमिंग कि दिस इज द कॉस्ट, ओके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाइंग प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। नाउ अभी आप देखो, यहाँ पे प्राइस घटा, राइट, बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुआ, 1 से 2, 2 से 3, ये बढ़ रहा है, बट प्राइस घट रहा है। सो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? पहले 10 था, फिर 16 हुआ, फिर 18 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, राइट, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3 बढ़ रहा है, बट प्राइस घट रहा है, राइट। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में भी इन्वर्स रिलेशन है, राइट। सो व्हेन देयर इज ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ग्रेटर देन 1, ओके, राइट। अब आप बोलोगे मैम ग्रेटर देन 1 क्यों हो रहा है? ये तो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशन हुआ। यस, बिकॉज यहाँ पे प्राइस घट रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, ठीक है। और हम लोग का जो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 आता था, कैसे आता था? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, राइट। अब चेंज इन क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, एंड चेंज इन क्वांटिटी प्राइस घट रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या आएगा इसका आंसर? पॉजिटिव और नेगेटिव? इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1 जो बड़ा रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा, राइट। वैसे ही एक पॉइंट पे आपके आप यहाँ पे देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 4 था, टोटल एक्सपेंडिचर 20 था। जब भी 4, 5 हुआ तब भी टोटल एक्सपेंडिचर 20 रहा, तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, वहां पे ईपी इज इक्वल टू 1 होगा, ओके। एंड जब प्राइस घट रहा है, एक टाइम आएगा जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। जब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, वहां पे आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1 आएगा, ओके। अंडरस्टूड एक्सपेंडिचर मेथड, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, ये बेसिकली फाउंडेशन सीपीटी में आता है, आप लोग का नहीं आता, ये रिलेशन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ओके। बट क्योंकि बुक में मेथड्स है इसीलिए मैं आप लोग को बता दी, ओके गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं, एंड डेरिवेटिव कैसे यूज होता है आप लोग के कॉस्ट फंक्शंस में, एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। देन फिर कुछ थ्योरी बचा हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा, उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।